हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएससी बाबू बोले तो मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस। तो बाबू आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं बाबू वो टॉपिक है प्रधानमंत्री से संबंधित 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 11th 12th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा। और यहाँ आप जिस इन चाचा को देख रही है, हमारे चाचा का नाम है मोदी अंकल। ध्यान रखिएगा, मोदी जी और हमारे देश के ये प्रधानमंत्री ठहरे। हम इनके बारे में ऐसे टॉपिक क्वेश्चन बात करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो प्रधानमंत्री से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो बाबू इनसे संबंधित क्वेश्चन की बात हम आगे कर लेते हैं, लेकिन देख लीजिएगा ये काला चश्मा वास्तव में इनके ऊपर जच रहा है जो हमने इनके ऊपर शूट कर दिया है। तो बाबू देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन, केंद्र की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, केंद्र की अथवा संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति रियल पावर किनके हाथ में निहित होती है। तो बाबू ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जो सारी शक्तियों का, ठीक है ना, श्रोता होता है, उपभोक्ता होता है। और लेकिन मंत्रिपरिषद के अनुसार, सलाह के अनुसार काम कौन करती है? तो राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से केंद्र की रियल पावर, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है और नाम मात्र की शक्ति, क्या बोले अभी हम, केवल रबड़ की गुड़िया के समान पूरे राष्ट्रपति भवन में केवल राष्ट्रपति ही काम करता है। इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि केंद्र का संवैधानिक प्रमुख या संघ का संवैधानिक प्रमुख या केंद्र की कार्यपालिका की नाम मात्र की शक्ति पूछ दे, तो बाबू इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। लेकिन बाबू अगर वही आपसे क्वेश्चन करे वास्तविक शक्ति किसके हाथ में निहित है, तो वो होगा प्रधानमंत्री के हाथ में निहित है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। कर है संघ की कार्यपालिका की नाम मात्र की शक्ति निहित है, मतलब किसके हाथ में निहित है संघ की कार्यपालिका की नाम मात्र की शक्ति। तो हमने अभी जस्ट बता दिया है कि केंद्र की कार्यपालिका की, संघ की कार्यपालिका की नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में निहित है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में निहित है और यह लोकसभा में बहुमत दल का नेता है। इस बात का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 75 में किया गया है। ध्यान रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, और यही क्वेश्चन बाबू 2022 के एग्जाम में आया हुआ था पॉलिटिकल साइंस के। ध्यान रखिएगा। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आखिर प्रधानमंत्री जो नियुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो कर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल नहीं करते हैं, राष्ट्रपति। हाँ बाबू, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार बाबू लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जो बाबू लोकसभा में बहुमत दल का एक नेता होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इस बात का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 75 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का है, प्रधानमंत्री लोकसभा में किस दल का नेता होता है? हमने अभी बता दिया है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में किस दल का नेता होता है, तो बहुमत दल का नेता होता है और इसके पास एक प्रचंड बहुमत होती है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऐसे ये क्वेश्चन यहाँ बनना नहीं चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन 12th के एग्जाम में बना हुआ है कि प्रधानमंत्री की हत्या कब हुई थी बाबू? तो बाबू इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में कर दी गई थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 का है, प्रधानमंत्री को उसके पद के लिए शपथ कौन दिलाता है? ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, और उनके पद की शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है। संविधान में जो प्रधानमंत्री का पद है उस पद की गरिमा के लिए, उस पद पर रहते हुए कार्य करने की जो इनके पास पावर शक्ति है उसको कैसे उपयोग करना है, इस बात का शपथ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दिलाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर बाबू 6 का आंसर हो गया, प्रधानमंत्री को उसके पद के लिए शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये एक 9th और 10th क्लास का बच्चा भी बाबू जानता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 सालों का होता है और लोकसभा के चुनाव के थ्रू प्रधानमंत्री को चुना जाता है। इस तरह से जब लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है बाबू, तो प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 साल का ही होगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कर है, प्रधानमंत्री बनने हेतु उम्र सीमा न्यूनतम उम्र सीमा कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। और बाबू ध्यान रखिएगा, जब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष, तो इसके चुनाव के थ्रू पीएम का पद भरा जाता है। इस तरह से प्रधानमंत्री का बनने हेतु उम्र सीमा भी 25 वर्ष होनी चाहिए। इससे क्वेश्चन नंबर
8 का आंसर हो गया, प्रधानमंत्री बनने हेतु तो उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो कर रहे हैं इसकी अब अध्यक्षता अर्थात मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। या आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दें कि लोकसभा का मुखिया कौन होता है, तो बाबू इसका भी आंसर हो जाएगा लोकसभा का प्रमुख या लोकसभा का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। और मंत्रिपरिषद इस लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है बाबू? तो बाबू मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? लो, अब हमने अभी बता भी दिया है कि जब लोकसभा का प्रमुख पूछेगा, लोकसभा का मुखिया पूछेगा या मंत्रिपरिषद का प्रमुख या मंत्रिपरिषद का मुखिया पूछेगा, तो अब इसका आंसर प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होगा। इस बात की जानकारी आप ध्यान रखिएगा। और बाबू इसमें ये भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद के सलाह एवं सहायता के लिए राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद के सलाह एवं सलाह के बाद ही राष्ट्रपति को कार्य करना होता है। इस तरह से अगर ये बात किया जाए ना कि रियल पावर किसमें है, तो वो राष्ट्रपति में नहीं है। राष्ट्रपति तो सलाह के अनुसार काम करता है। रियल पावर इसमें जो बैठा हुआ मुखिया है प्रधानमंत्री, उसमें है। इसीलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें है, तो प्रधानमंत्री में है। और नाम मात्र की शक्ति किसमें बाबू? तो वो राष्ट्रपति में है, क्योंकि राष्ट्रपति बाबू मंत्रिपरिषद के अनुसार सलाह के अनुसार काम करता है। इसकी बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, क्या बोल रहे हैं? यूपीएससी, संघ लोक, एक मिनट कह रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग एवं इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है? देखिए, जब नियुक्ति की बात करेगा तो बाबू इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन बाबू ध्यान रखिए, जब नियुक्ति की बात करेगा तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष एवं चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनकी सिफारिश बाबू कौन करता है? तो इनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं। मतलब विभिन्न मंत्रालय को तय करने का, विभिन्न मंत्रालय को बदलने का, मंत्रालय में से मंत्री को हटाने का अधिकार प्रधानमंत्री को है। इसलिए प्रधानमंत्री इनके संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते नहीं हैं, इनकी सिफारिश करते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग एवं चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है बाबू? तो बाबू चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे? देखिए, जब अधिकार की बात करेगा बाबू तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन लोकसभा को भंग करने की बाबू सिफारिश कौन करता है? बाबू लोकसभा को भंग करने की सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से करता है। और लोकसभा 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है, ये बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। लोकसभा 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है। अब 5 साल के बाद वो स्वतः ही भंग होना ही होना है, क्योंकि चुनाव होना है, लाजमी है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ये तो इसका तो आंसर हो गया। लेकिन अगर बाबू आपसे यही पूछ दे कि इसको भंग करने की सिफारिश कौन करता है, तो वो प्रधानमंत्री करता है। जहाँ भी सिफारिश की बात आएगा तो प्रधानमंत्री करेगा, क्योंकि पद में भले ही राष्ट्रपति बड़ा है, लेकिन शक्ति में कौन बड़ा है? प्रधानमंत्री। इसलिए प्रधानमंत्री सबकी सिफारिश करता है, बाकी इसका काम है ठप्पा लगाना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कर है, लोकसभा को भंग करने की, देख लो अभी सेम क्वेश्चन बताएं, अभी लोकसभा को भंग करने की सिफारिश बाबू कौन करता है? तो बाबू लोकसभा को भंग करने की सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। बाबू देख लीजिए, अगर मतलब डायलॉग तो मानना चाहिए, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मेरे भाई सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना चैनल को, ठीक है? क्योंकि बाबू ये वीडियो बनाने में लगभग हमको 1 से 2 घंटा का टाइम लगता है एडिट करने में। तो बाबू आपको भी फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा भी चैनल को मतलब दोस्तों में शेयर कर दें। किसी का भी तो घर की सवाल है कि नहीं है, अच्छा लगता है जब आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए बाबू आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रखिएगा। पहले देखते हैं योजना आयोग होता क्या है, सुन लीजिए। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा योजना आयोग की
योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो बाबू 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया था, जो एक गैर संवैधानिक संगठन है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि योजना आयोग एक कैसी संस्था है बाबू? तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष बाबू, जब हमने अभी आपसे बोला कि इसके अध्यक्ष मतलब योजना आयोग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सोचिए भारत के प्रथम पीएम कौन थे? तो नेहरू जी थे। इस तरह से योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भी मोदी जी ही हैं इसके अध्यक्ष। लेकिन बाबू यहाँ ध्यान होना चाहिए, वर्तमान में योजना आयोग का नाम चेंज हो गया है। वर्तमान में योजना आयोग का नाम हो गया है नीति आयोग। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। और बाबू उसके भी अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री ही होते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीति आयोग के अध्यक्ष। देखिए अभी सेम क्वेश्चन अभी बताएं ऊपर आपको, जब योजना आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो भी प्रधानमंत्री होंगे। और योजना आयोग का बदला हुआ नाम कौन है? नीति आयोग। तो इसके भी अध्यक्ष बाबू कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री ही होंगे। इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं बाबू? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न में से कौन सत्ताधारी दल का अर्थात बहुमत दल का नेता होता है? हमने शुरू से बताते आ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह लोकसभा में बाबू बहुमत दल के नेता को, सत्ताधारी दल के नेता को प्रधानमंत्री का पद दे, नियुक्त करे। इस तरह से क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि प्रधानमंत्री की क्या होती है बाबू? प्रधानमंत्री आखिर होते क्या हैं? तो बाबू प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, ध्यान रखिएगा, नियुक्त होते हैं, मनोनीत और निर्वाचित नहीं होते हैं। बार बार हम आपसे बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है और क्वेश्चन बाबू दोहराते हैं। इस बात को आप गांठ बांध कर रख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है? पीएम होता है। जो नियुक्त होता है मनोनीत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कर, क्वेश्चन नंबर 17 कर। देखिए ये क्वेश्चन 12th के लिए, 11th के लिए नहीं बल्कि कम्पिटिटिव के लिए बहुत ज़रूरी है। कर है, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ध्यान रखिएगा। देखिए आप सोच लीजिए, कर रहे हैं राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस बात का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो हमने अभी बता दिया है, संविधान का अनुच्छेद 74 के अनुसार कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी और इस मतलब राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति को कार्य करना होगा। अगर पुनर्विचार के बाद अगर दोबारा किसी विधेयक को मंत्रिपरिषद वापस भेजता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को उस बात के लिए मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अर्थात कहीं ना कहीं पूरी तरह से राष्ट्रपति को बांध दिया गया है, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 74। क्या बोले अभी हम? अनुच्छेद 74 मतलब राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और बाबू इस बात का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 74 में किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, कर है भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? क्या बोले अभी हम? भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? हमने वो पढ़ा था ऑफलाइन क्लासेज में कि 1977 में जनता पार्टी, जब आपातकाल 1900 लगा हुआ था 75 में, तो 2 साल के बाद जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस की सरकार गिर जाती है और भारत में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनती है और भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बनाया जाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही थे जो 1977 में बनाए गए थे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो ध्यान रखिए बाबू, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बीपीएससी तक में पूछा गया है, एसआई के एग्जाम तक में पूछा हुआ है कि वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाबू बाध्य कर दिया गया। बाबू वो 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में किया गया था। इसके तहत यह कर दिया गया कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 20 का है,
42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? हमने अभी बता भी दिया है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस इंदिरा गांधी की सरकार उस समय थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाबू एक तरह से कहा जाए ना तो 42वां संविधान संशोधन को संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, संविधान का लघु रूप बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं तो बाबू कभी हम इसका टॉपिक शुरू करेंगे आपके यूट्यूब पे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बाबू इस समय बहुत ऐसे मतलब संशोधन हुए थे संविधान में, इसलिए इसको एक तरह से ना पूरा का पूरा संविधान का संशोधन 42वें संविधान संशोधन पर ही टिका हुआ है, ठीक है। आप ले लो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये इसी के द्वारा ही सब प्रस्तावना में जब हम पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपन्न, इसके द्वारा ही जोड़ा गया था। इस तरह से 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? बाबू ध्यान रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन के तहत जो 1978 में किया गया था, संपत्ति के अधिकार को, क्या बोले अभी हम, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से अलग कर दिया गया और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। पहले 7 थे, ध्यान रखिएगा। जब संपत्ति का अधिकार हट गया तो अब 6 बचा हुआ है। क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है बाबू? तो बाबू मौलिक अधिकार की श्रेणी में संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। क्या बोले हम? संपत्ति का अधिकार नहीं आता, क्योंकि अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार है। और इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 300 का ए या 300 का क में किया गया है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो गया 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में किया गया था। वो उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी भारत में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बच्चा जानता है, चाचा नेहरू, चाचा जी, जिनका जन्म 14 नवंबर, हम क्या बोल रहे हैं, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से हो गया। और ये दोनों क्वेश्चन आपके 12th एग्जाम में बना हुआ है कि इनकी मृत्यु कब हुई और बाल दिवस कब मनाते हैं बाबू? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है चाचा नेहरू की याद में, क्योंकि इन्हें बच्चे बहुत प्यारे थे, ठीक है। इनके कितने बच्चे थे ये तो नहीं पता हमें। क्वेश्चन नंबर 23 का है योजना आयोग का गठन कब किया था? हमने अभी बता भी दिया है कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन तो बनेगा, आपके एग्जाम में बनना तय है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि यह एक ऐसी संस्था है, तो गैर संवैधानिक संस्था है जिसका निर्माण 15 मार्च, क्या बोले अभी हम, 15 मार्च 1950 को किया गया था और जिसके बाबू अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, बस ये क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से करें, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो बाबू मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा का मुखिया खुद प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह के लिए बनाई गई है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का है कि मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? और ये क्वेश्चन 2017 की 2018 का पॉलिटिकल साइंस में पूछा हुआ था। ध्यान रखिएगा कि मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। तो बाबू ज़्यादा समझाने से पहले आपको हम बता दे रहे हैं कि मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं, मतलब एक प्रधानमंत्री और वर्तमान में लोकसभा में जो 545 सीटें भरी हुई हैं इनका 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान रखिएगा। बाबू इस तरह से आपका हमारे चाचा के बारे में 25 ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बने हुए हैं। इनमें से बाबू ध्यान रखिएगा कार्यकाल तो बना हुआ है, नियुक्त कौन करता है बना हुआ है, शपथ कौन दिलाता है ये क्वेश्चन बना हुआ है, अनुच्छेद 74 बना हुआ है, भारत के प्रथम PM कौन थे बना हुआ है और वर्तमान के हमारे चाचा ये क्या हैं जिनके ऊपर ये काला चश्मा जंच रहा है, ये क्या है आखिर, ऐसे क्वेश्चन बना हुआ। इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कुछ तो बदलेगा ना यार। जय हिंद जय भारत दोस्तों।